बहनों भाइयों, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। स्क्रूटनी हो चुकी है, राज्यसभा का चुनाव तय है और वोटिंग भी होगी। 10 सीट 11 प्रत्याशी, वोटिंग होना तय है। काफ़ी वक्त के बाद राज्यसभा में अब जब वोटिंग होने जा रही है तो चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि 37 के मैजिक नंबर तक ना 8वां पहुंच रहा है ना तीसरा पहुंच रहा है। तीसरा मतलब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट और 8वां मतलब बीजेपी के संजय सेठ। 37 फर्स्ट प्रायोरिटी के जिसको वोट मिलेंगे वो चुन लिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल प्लस उनके समर्थक, इनको मिलाकर टोटल है 29 वोट। अपोजिशन वाली पार्टी के पास आज पल्लवी जब तैयार हो गई है तो 34 वोट है, 3 उधर कम है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में ये आगे हैं। क्रॉस जब तक होगा नहीं, किसी का मामला बनेगा नहीं। आज चर्चा इस विषय पर करेंगे कि 8वां प्रत्याशी जीतेगा या तीसरा। और आखिरकार अखिलेश यादव ने सहमति दे दी आगरा में राहुल गांधी को ज्वाइन करने की। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच केमिस्ट्री तय हो गई है? तो बीजेपी इनका मुकाबला कैसे करेगी? आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का राज्यसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले चुका है। तब जब नंबर किसी के पास नहीं है, 37 के मैजिक नंबर से 8वें और तीसरा प्रत्याशी यानी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के प्रत्याशी काफी दूर हैं। ऐसे में बिना क्रॉस वोटिंग के जीतना 8वें प्रत्याशी के लिए बड़ा मुश्किल है। यानी अब यह तय है कि सेकंड प्रायोरिटी वोट से बात बनेगी। अगर सब कुछ वैलिड होता है, कोई क्रॉस वोट नहीं करता है तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना। अगर बीजेपी को अपने प्रत्याशी को जिताना है तो उसे कम से कम 5 वोट समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ लेना पड़ेगा। उधर कौन कौन है? समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस 2। इधर सबको जोड़ लीजिए, इंक्लूडिंग राजा भैया की पार्टी, इंक्लूडिंग बहुजन समाज पार्टी, तब टोटल और आरएलडी भी अब उनके साथ है। हालांकि आरएलडी ने अभी ऑफिशियली ऐलान नहीं किया, बट ये मोटा तौर पे मान लेते हैं कि आरएलडी भी वहीं वोट देगी बीजेपी की तरफ। टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ रही है? 29। तो जीतेंगे कैसे? क्या सेकंड प्रायोरिटी से? तो सेकंड प्रायोरिटी में तो दोनों एक दूसरे पे भारी हैं। तो फिर मुकाबला कैसे होगा? मुकाबला तब होगा जब फर्स्ट प्रायोरिटी वाला आगे निकल जाएगा और या तो फिर क्रॉस वोट हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि 8वां या तीसरे को जिताया जा सके। तो बहुत ही दिलचस्प दौर में बड़े बड़े इसमें एनालिस्ट लगेंगे, बड़े बड़े संसदीय मामलों के जानकार दोनों पार्टी से बिठाए जाएंगे, एक एक वोट चेक किया जाएगा। और राज्यसभा की वोटिंग का एक नियम है, कोई विधायक बिना अपने पॉलिटिकल एजेंट को दिखाए वोट नहीं दे सकता, उसको दिखाना पड़ेगा। अगर क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस भी दिखाना पड़ेगा। यानी चिन्हित होने का डर है। डर क्या? खुला है। अगर मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के 3-4 एमएलए 5 एमएलए क्रॉस वोट करते हैं तो जो कोई भी बिठाया जाएगा पॉलिटिकल एजेंट, शिवपाल यादव बिठाए जाएं, अंबिका चौधरी बिठाए जाएं, कोई बिठाया जाए, तो उनको हर विधायक वोट दिखाएगा कि देखो हमने फलाने को वोट दिया है। तो उससे तय हो जाएगा कि इन्होंने क्रॉस किया या इन्होंने पार्टी के व्हिप का पालन किया। और इसमें व्हिप भी लागू होता है। वो अलग बात है कि व्हिप का उल्लंघन का मामला लंबा चले, पर व्हिप का उल्लंघन का मामला भी बनेगा। तो बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले समय में। और ये पहली बड़ी भिड़ंत है चुनाव में जाने से पहले इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच की। इसलिए बहनों भाइयों, ये महत्वपूर्ण है। अगर आरएलडी इधर रहती, इंडिया ब्लॉक की तरफ गो थ्रू था, 37 से अधिक इनके पास फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट होंगे। लेकिन राज्यसभा के एन पहले आरएलडी का अलग होना, यह समाजवादी पार्टी के खेमे को थोड़ी झटका दे गया। लेकिन बहनों भाइयों, गठबंधन के बीच सीटें तो बढ़ गई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनके बीच एक केमिस्ट्री पॉलिटिकल बन नहीं पाई। हालांकि अखिलेश यादव आगरा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सम्मिलित होने को तैयार हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो बीजेपी क्या कर रही है? तो बहनों भाइयों, बीजेपी गांव से लेकर शहर तक अपनी बड़ी व्यापक तैयारी करके बैठी हुई है। उनके प्रत्याशी भी तय हैं, उनके सर्वे भी चल रहे हैं, बूथ लेवल पे उनके वर्कर्स भी हैं। बहुत बड़ी तादाद में मैन पावर और रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में झोंक रखी है। क्यों कर रखी है? कारण होना चाहिए। कारण 80 सीटें हैं। दिल्ली की गद्दी में अगर पीएम मोदी को मजबूत होना है, तीसरी बार बैठना है, तो उत्तर प्रदेश को मजबूती से गले लगाना पड़ेगा।
और बीजेपी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी चूक उसे बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए यहाँ जीरो रिस्क पर बीजेपी काम कर रही है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस निश्चित तौर से हम समाजवादी पार्टी कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल नहीं था, फिर भी राज्यसभा के चुनाव में अपना 8वां प्रत्याशी उतार दिया। समाजवादी पार्टी अपने तीनों राज्यसभा प्रत्याशियों को जिता के भेजेगी। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खरीद और फरोख्त की राजनीति को अब पूर्ण विराम लगाने का काम करेगी। हम लोग अपेक्षित वोट पाएंगे और 8 की 8 सीटें हम लोग जीतेंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। जो जितने भी चुनाव होंगे हम एनडीए के साथ हम लोग, तो एनडीए चुनाव लड़ रही है ना, वहाँ एनडीए के प्रत्याशी हैं, इसलिए निषाद पार्टी एनडीए के साथ है। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह मौजूद हैं, अंबिका चौधरी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अनिल दुबे जी भी मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत जी भी हैं, समीर सिंह जी से आपका परिचय करा चुका हूं, सीबी पांडे साहब भी हैं, संवैधानिक और संसदीय मामलों के जानकार हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के भी प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। 29 ही तो हुए, सब कुछ जोड़ लिया मैंने, सबका जोड़ दिया, आपका, आरएलडी का, एक बीएसपी का भी जोड़ दिया, एक राजा भैया का भी 2 सीट जोड़ दी, सर टोटल मिला के 29 हो रहे हो, कैसे जीतोगे? नहीं देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले भी कहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारी है अपने सहयोगी दलों के साथ, और हम 8 की 8 सीटें जीतने के कामयाब होंगे। हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास उतनी संख्या है कि हम 8 सीटें जीत सकें। ये चिंता समाजवादी पार्टी को करनी है कि वो अपना तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए संख्या बल कहाँ से पूरा करेगा। हम निश्चिंत हैं, हमारे विधायक, हमारी पार्टी, हम जिनको लड़ा रहे हैं उनको जिताने में कामयाबी मिलेगी और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीतेगी। ये हमारे बड़े विश्वास के साथ। डेटा तथ्यों पर आओ ना, 37 चाहिए, 29 हो सर। मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए ये चुनाव है, चुनाव के पहले का आकलन और चुनाव के दिन के बाद का रिजल्ट ये बताता है कि कौन जीतेगा। पड़े मतों में किसको कितना मिला, कौन जीता, कौन हारा, ये आज आप असेसमेंट नहीं कर सकते। 27 तारीख को मतदान है, विधायक मतदान करेंगे, कौन किसको सर मुझे आपकी काबिलियत पे संदेह नहीं है कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, लेकिन आपको ये तो बताना चाहिए कि व्हिप का उल्लंघन करवा के ही आप जीत पाओगे। नहीं देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कानून में विश्वास रखती है, नैतिकता में विश्वास रखती है। हम हर चुनाव ईमानदारी से लड़े हैं, हमारा काम तोड़फोड़ करना नहीं है। ये जिनका काम है तोड़फोड़ करना, वो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से जग जाहिर है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसका अगर आप कहेंगे तो उदाहरण भी दे दूंगा, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी अपने सहयोगी दलों के सहयोग से हम जीतने में कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी व्यापक चर्चा कर रही है और देखिए विधायक ही तो इसी उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं। वो विधायक आज चिंतित है, सोच रहा है कि जो गठबंधन हुआ है कल राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का, उस गठबंधन के नेता कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी जब बनारस पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान शराब पी के सड़कों पर लौट रहा है। उससे आगे बढ़ते हैं सुल्तानपुर में तो ऐश्वर्या राय का अपमान करते हैं, जो एक नारी भारत की जिसने विश्व सुंदरी का खिताब जीता हो, जिसका पूरी दुनिया में नाम हुआ हो और एक अच्छी अदाकारा हो, दुनिया के अंदर फिल्म जगत में उसका नाम हो, और राहुल गांधी ने उसका अपमान खुले मंच से किया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को शराबी बता दिया। ये अपमान करना, और इससे 2 कदम आगे, वो सब स्टेटमेंट ठीक है, 2 कदम आगे अखिलेश जी भी हैं। अखिलेश जी ने काशी विश्वनाथ का अपमान किया, अयोध्या का अपमान किया। ब्रजेश जी आप धैर्य रखिए, चुनाव होने दीजिए, मतदान होने दीजिए। विधायक जिसको वोट देंगे वो जीतेगा, जिसको नहीं देंगे वो नहीं जीतेगा। आत्मा वाला वोट चाहिए, आत्मा नहीं, की आवाज। आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं। हमारे पास संख्या बल है, हम अपने संख्या बल के आधार पर जीतेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार के राजनीतिक पार्टियों के, विरोधी पार्टियों के इस समय सपा और बसपा और कांग्रेस के चरित्र हैं,
आप देख लीजिए उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अखिलेश यादव जी आखिर राहुल गांधी के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते कि उत्तर प्रदेश का नौजवान शराब पी के नेक्स्ट राउंड में सड़कों पे आपके घूमता बाकी है। विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। मैं अंबिका चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और संसदीय मामलों के खासे जानकार हैं और राज्यसभा वगैरह के एमएलसी के चुनाव कराने का एक्सपर्टाइजेशन भी इन्हें हासिल है, इसलिए आज इन्हें खास तौर पर इनवाइट किया गया। आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ये जो मैंने डेटा बताया और जो नियम बताया, क्या वो सही है? आपने जो बात कही है, जितनी भाई आपने जो डेटा रखा है, वो मैं इसीलिए आज मैं आपके सामने ये मैं लेके आया हूँ आज की तारीख में। हाँ, जो ये लिस्ट उत्तर है। प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की पूरी सूची है पार्टी वाइज। ये आपके सामने है, ये कैमरे पर आप इसको हाँ, देख बिल्कुल सकते ठीक है। हैं। हाँ। और इसमें जो टोटल फिगर है वो आपने जो बात बताई है वो वही है। फिगर 101% सही है। एक और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ जी। कि अगर ये संख्या पूरी 399 की होती, जो पूरी सदस्य संख्या है, तो ये आंकड़ा जो हमारा कोटा होता वो 37.27 पर चला जाता। ओके। 27 तो होता नहीं। फार्मूला तो उसका यूं होता है कि जो टोटल वैलिड वोट बटे नंबर ऑफ वैकेंसी +1 होल का +1, ओके। ये होता है। तो वो मोटे तौर पर 37 पॉइंट ही माना जाता है। अभी नहीं, मोटे तौर पे नहीं माना जाता। हाँ। पॉइंट में आता है तो पॉइंट में माना जाता है, इसलिए कि एक वोट की वैल्यू, एक वोट की जब फाइनल काउंटिंग होती है जी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस के एक वोट की वैल्यू 100 होती है। और बाकी सर टोटल आप कैमरे पे जवाब दें। जी, जी, और कोटा पूरा करने के लिए जो स्थिति बनती है जी। वो काउंट होता है। टोटल वैलिड वोट ऑब्लिक नंबर ऑफ वैकेंसी +1 होल का +1 जो आएगा वो कोटा आएगा। इतना प्राप्त कर लेने वाले को डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैं सिंपली, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करता हूं। ये मिला करके, लेकिन 3 लोग जो जेलों में बंद हैं जी, और जिनके आने की संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती ये है, 399 में से ये 3 माइनस कर लें। 3 माइनस करके मैंने कहा ठीक, अब टोटल स्ट्रेंथ हुई 396। ओके। 396 में से जब आप चलेंगे तो 252 बीजेपी, सुभाषपा के 5 क्योंकि एक उनका जेल में है, और आरएलडी के 9, निषाद पार्टी के 6, ठीक और अपना दल के 13। ठीक। ये 285 होते हैं। हाँ, और समाजवादी पार्टी के अगर 2 लोगों को आप उस दिन नहीं भी सरकार आने देना चाहेगी और वो संख्या 106 हो जाती है 108 से। ठीक 108 - 2 106। ठीक। और और 2 कांग्रेस की हमारे इंडिया गठबंधन के हैं। टोटल हुए 108। 108। तो 100 अब मुझे थोड़ा वक्त है, मैं जरा से इसको क्लियर कर दूं। आपके हाँ। आंकड़े को ही मुझे सिर्फ आपको सपोर्ट करने आना था। हाँ प्लीज बताएं। तो दूसरी स्थिति यह है कि ये अगर 37, अच्छा 200, जब आप ये 396 पर आएंगे तो एग्जैक्टली ये 37 आता है। एग्जैक्टली 37 आता है। ठीक, मैं मान लिया एक मैजिक फिगर 37। चलिए, हाँ। तो 37 पर अगर आएंगे तो 7 लोगों को 37 के हिसाब से 259 हो जाएगा। ये बीजेपी को देना पड़ेगा 259। जी। उसके बाद इनके और पास उसके कितना बाद बचेंगे? इनके पास बचेंगे 26, 26। जो मैंने गठबंधन बताया उसको मिला करके। राजा भैया का इसमें जुड़ा है? नहीं, राजा भैया का 2 जोड़ अलग लीजिए सर। और बीएसपी का अलग। तो मैं इसीलिए 29 आपने बताया। ठीक बताया। आप मैं उसको और उसको ज्यादा क्लियर कर दे रहा हूं ताकि बीजेपी के लोगों को बड़ी सुविधा हो अपनी बात मतलब जोड़ने की। बीजेपी प्लस सहयोगी 26 हैं, उन्हें 2 राजा भैया का लेना पड़ेगा और बीएसपी और का एक भी अगर बीएसपी मिल का जाए खुला वोट। तो भी 29 होगा। ठीक। और हमारे सीधे सीधे अपने गठबंधन के 34 स्पेयर है हमारे पास। ओके। आप बताइए। और दूसरा नहीं पल्लवी आ गई है? नहीं साहब 34 है। एक मृत्यु हो गई अभी। नहीं कब? अरे नहीं साहब, मृत्यु के बाद की आज की डेट बता रहा हूं मैं। हाँ, ये आज सूची जो है खाली है सर। वो। आज की 396 पे ही वोटिंग आज की होगी। डेट। हाँ, 396। वो आज की है, वो कल ठीक। की तो नहीं। अच्छा चलिए 34 हुआ। Anyway, अब 34 हुआ। अब मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। किसी को 37 पाने की आवश्यकता नहीं है। जब आखिरी 2 लोग हो जाते हैं तो आखिरी 2 लोगों में से जो ज्यादा वोट पाता है वो डिक्लेयर किया जाता है। सेकंड राउंड नहीं होगा? सेकंड राउंड होगा, लेकिन सेकंड राउंड का चूंकि 2 ही बच गए ना, अगर 3 बचते तो तीसरा एलिमिनेट होता ओके। और तब 2 के बीच आता। लास्ट जब कैंडिडेट बच जाते हैं, एक सीट जब बच जाती है आखिर की, तो उसमें जो ज्यादा वोट जिसके हो जाते हैं, ज्यादा वैल्यू होती है, उसको डिक्लेयर किया जाता है। उसके लिए कोटा प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। और कोटा प्राप्त करने वाले को तो फर्स्ट राउंड में अगर declare फर्स्ट कर राउंड देता है। में इनकेस 34 आपके प्रत्याशी को मिलते हैं जी। 29 8वें प्रत्याशी बीजेपी को, जी, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा? तो हमारा जीत गया। जीत गया। 100%। सेकंड राउंड नहीं जाना? सेकंड राउंड गया भी अगर जाएगा
सेकंड राउंड जाएगा, लेकिन सेकंड राउंड में इनकी तो वैल्यू बचती नहीं ना है। 37 के हिसाब से तो इनके पास सरप्लस बचता ही नहीं है, 26 ही बचते हैं, इनके पास बचते नहीं ना। 29 के बाद और अच्छा, अगर सरप्लस क्रॉस कब हुआ होता सर तो आप लोग अपने अब एक विधायकों मिनट, का वोट मैं देख एक सकते हैं। मिनट, मैं पहले ये स्पष्ट कर लीजिए आप, हाँ। चूंकि नहीं, एग्जैक्ट मैं क्लियर हो गया 29-34। हाँ ये हो गया। ओके। अब 29-34 के बाद सेकंड अगर राउंड में आएगा तो न सरप्लस इनका जाएगा न सरप्लस उनका जाएगा, और सीधे सीधे अगले में अब ये सरप्लस कब होता, जब सरप्लस होता कि किसी को ये 37 देते, किसी को 38 देते, और नहीं उसका सर, सेकंड क्यों रिस्क जाता। लेंगे, वो तो अपना पूरा 37 पूरा 37 देंगे। पर ही आप तो भी एक 37 दोगे पहले, हम भी दूसरे 37 देंगे। को तीसरे वाले का जी, संकट जी, है। जी, जी, आपका तो- तीसरा कौन है? ये नहीं, तीसरा कौन है ये आप हमसे पूछ, हमारे तीनों के तीनों सभी एक बराबर है। all right। तीसरा कोई नहीं यानी है अगर हमारा। बीजेपी को हमारा कोई जीतना तीसरा है नहीं। तो आपके यहाँ से क्रॉस कराएगी। अच्छा एक बात मैं बता दूं, क्रॉस की सुन लीजिए। हाँ। देखिए 1998 के पहले जो चुनाव होते थे ये बहुत दिलचस्प है, आज आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को हाँ, ये सर, थोड़ा जानकारी संक्षेप में भी बताइए। जी जी। जी क्या वो 98 के पहले ये गोपनीय मतदान होता था राज्यसभा का। महाराष्ट्र में एक घटना हुई जिसमें आदरणीय सोनिया जी ने जो नजमा हेपतुल्ला को भी लड़ाया, और एक वो मिस्टर राम थे उनको लड़ाया, वो रिटायर्ड IAS अफसर थे, वो हार गए और वोट ज्यादा थे कांग्रेस के। फिर एथिक्स कमेटी महाराष्ट्र ने ये प्रस्ताव पास किया कि इसको ओपन किया जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जेटली साहब ने प्रस्ताव ले आया, 2001 में ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में आया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, उन्होंने कुलदीप नायर साहब ने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गोपनीय मतदान इसलिए होता है ताकि फेयर हो जाए, दबाव न पड़े, लेकिन ये इस कारण से नहीं किया जा सकता कि उसके खरीद फरोख्त हो और दूसरी चीजें हों, इसलिए किसी भी हालत में ये ओपन मतदान को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया और ये एक्ट आया। तो राज्यसभा का चुनाव तो दिखा के दिया जाना तो है। सारे विधायक अपने आपने पहले पॉलिटिकल बता के एजेंट को दिया। दिखाएंगे, दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। और बिना दिखाए डाला बिना तो दिखाए डर पड़ेगा नहीं। नियम यह है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाँ। उस बैलेट पेपर को बक्स में नहीं डालेगा जब तक कि तो अगर पार्टी आपके के। यहाँ कोई घेराबंदी हुई हो तो पकड़ोगे कैसे? कैसी घेराबंदी? मान लो 3-4 तोड़ ले गए, अरे सुनिए, ऐसा है कोई किसी के यहाँ कोई घेराबंदी होने वाली चलने वाली इसलिए नहीं है। क्यों नहीं चलेगी? कि मैं एक बात बताता हूँ। अच्छा आप चंडीगढ़ वाला उदाहरण देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा रिटर्न तो करते कैसी नहीं बात? आएगा। नहीं। अरे, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर अरे, कर दिया, मंत्री जी, आप सुप्रीम कैसी कोर्ट बात? ने बहुत क्लियर कर दिया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा अगर ले विश्वास गए है, 3-4 मेरा विश्वास है कि चंडीगढ़ रिपीट नहीं होगा। मेरा विश्वास है ये नहीं, तिलक अगर हॉल में 3-4 मतदान क्रॉस करा लिया होगा तो- और चंडीगढ़ रिपीट नहीं होगा, ये बात खेल खत्म। अब वो अपने प्रतिनिधि को दिखा के देना है और अपने प्रतिनिधि को दिखा तो के सर बाड़ाबंदी करने को तैयार हूं, मैं दूंगा। बाड़ाबंदी हाँ, घेराबंदी पूरा क्या होती है? हाँ। अपने लोग वोट देना, मैंने गिनती बताई, गिनती ठीक, आपने मैं बताई। CB पांडे साहब को भी आमंत्रित करता हूं, वो इसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वर्तमान में अभी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई और विशेष तौर पर चंडीगढ़ वाला जो मसला आया, और अब बिना क्रॉस वोटिंग के यूपी में राज्यसभा सकुशल संपन्न होना थोड़ा कठिन लग रहा है सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, चंडीगढ़ वाले में एक जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि अभी तक इलेक्शन में जो भी गड़बड़ियाँ होती थी वो इलेक्शन प्रोसेस में होता था। लोग कहते थे एक इलेक्शन पिटीशन में जाइए और वहाँ लड़िए, अब जो फैसला प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने दे दिया वो फाइनल है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि इलेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इंटरफियर किया और कहा कि डेमोक्रेटिक मैटर है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन के फेयरनेस को किसी भी प्रकार से अगर प्रभावित किया जाता है तो हम उसको चलने नहीं देंगे। तो एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का कदम है कि कोई भी इलेक्शन हो, मेयर का इलेक्शन कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन ऐसे में इलेक्शन के में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सुप्रीम कोर्ट का एक पूरे देश के लिए एक मैसेज है कि आप इलेक्शन प्रोसेस में अपने मनमानी नहीं चला सकते। आपको ऐसी तो आशंका है कि संदर्भ में उत्तर अगर आप प्रदेश में देखें हॉर्स तो ट्रेडिंग हो यहाँ- सकती है सर? अब ये जो है, देखिए, क्रॉस वोटिंग तो होगी। अब क्रॉस वोटिंग होगी तो जिस भी कैंडिडेट को अगर उनको इस चीज़ की गारंटी मिली होगी कि हम आपको डिफेक्शन सीट दे देंगे या पैसा दे देंगे, तो लोग हिम्मत करके क्रॉस वोटिंग करते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? दिखा के करेंगे क्या, उससे उनका क्या होने बिगड़ने वाला है? हाँ। मन बना लेंगे कि हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, उस पार्टी में जाना है आपको, तो खुल के हिम्मत के साथ वो दिखा के भी क्रॉस कर लेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, होता रहा है। लोगों ने अपना पहले से मन बना के और जाके दिखा के और क्रॉस। सर, हमारे साथ 9 वोट लेके, 9 कीमती वोट लेकर, नई बात नहीं है। 9 कीमती वोट लेकर अनिल दुबे बैठे हैं, वो कुछ कहना भी चाहते हैं।
दुबे जी, आपने कहा था कि स्क्रूटनी हो जाए, नाम तय हो जाए तो हम बता देंगे किसे वोट देंगे, आपने कहा था देखिए ब्रजेश जी, ना? पहले बताओ। नहीं ब्रजेश जी, हमने कहा था? नहीं, हमने कहा था तो हम जवाब भी तो दे रहे हैं। तो अब बताओ किसको वोट देंगे? नहीं, हम एनडीए के साथ हमने जाने का फैसला किया, हम एनडीए के उम्मीदवार को वोट देंगे। एनडीए के उम्मीदवार को 9 के 9 वोट देंगे। और ये अलग बात है कि हमें किसको वोट देना है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। मतलब देंगे आप हम बीजेपी देंगे के? एनडीए को। बस क्लियर हो गया। हाँ, 9 वोट हम क्लियर एनडीए कर को दिया आज देंगे और 9 के 9 देंगे। सब दे देंगे? हाँ बिल्कुल 9 देंगे। ये कब तय किया आपने? नहीं, ये तय है। आप तो कह रहे थे कि पहले फार्मली ज्वाइन तो- करेंगे नहीं, एनडीए। नहीं, एनडीए में जाने का फैसला कर चुका है तो वोट किसको देंगे? क्या वोट किसी और को थोड़ी दे देंगे? एनडीए को जिताने सर, का उस के लिए दिन काम जितना ऐंठ के आप मुझसे कह रहे थे ना कि तब डिसाइड करेंगे, आज तो मैंने सिर्फ पूछा कि भैया उस दिन क्या दिक्कत बोले थे, तो आप खुद ही बोलने लगे एनडीए में वोट देंगे। नहीं, हम तय हो गया ना? नहीं, उस दिन की बात ये थी कि हमने ये कहा था कि स्कूटनी हो जाए तो बोलेंगे कि पता चलो चुनाव ही ना हो। अब जब चुनाव हो रहा है तो हम तो एनडीए के साथ जाने का निर्णय ले चुके हैं। तो और जब आपके एनडीए वोट के साथ NDA के जाने का प्रत्याशी निर्णय को? ले चुके हैं तो एनडीए के साथ जाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि हमारे 9 वोट उन 8 में किसके लिए वो मांग रहे हैं। अभी उन्होंने हमसे ये अच्छा, चलो मैं बता ये देता समीर हूं। सिंह जी बता देंगे। हाँ, बता दे रहे। हाँ, संजय ये- सेठ को देना है। ये वो बताएंगे। ये हमें नहीं, हम ये इनको तय करना ये है। कौन कि सा हमारे जैसे कोई प्रोडक्ट बेचो ना तो उसमें एक स्टार लगा दिया जाता है, यहाँ नियम कोई शर्तें बेचने लागू। की बात थोड़ी हो रही है। कोई यहाँ शर्त तो- लगा के वोट दोगे? नहीं, किसके लिए शर्त? ये बेचने खरीदने वाली बात हम खुल लोग गई नहीं बात जानते। देखो इनकी। हम लोग किसान हैं, हम लोग ये बेचना खरीदना नहीं। 2-3 सवाल में इनकी शर्त पता चल गया। नहीं, 5-6 पूछूंगा तो मुझे लगता है और बता देंगे। तो शर्त है कि मतलब पूछ के नहीं, बताओगे? ये भारतीय जनता पार्टी ठीक। तय करे कि वो हमारे वोट किसके लिए लेना चाहती है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कौन बात कर रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि हमने एनडीए के साथ जाने का फैसला कर लिया है तो हम एनडीए के बिल्कुल 9 ठीक के बात 9 है। उम्मीदवार, 9 निर्णय का आपको विधायकों पूरा का हक वोट है देंगे। सर। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजपूत जी। आपके पास 2 विधायक हैं सर, आप क्या फैसला करते हैं? बिल्कुल क्लियर है। हमारा फैसला तो इंडिया गठबंधन के साथ था, है और रहेगा। इसमें कहीं कोई भी लेश मात्र भी दुविधा नहीं है। हम तो कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। हम दुविधा में लोग नहीं हैं। हम ना तो दुविधा में फंसे हुए हैं न सुविधा में फंसे हुए हैं। हमारा तो बहुत स्पष्ट फैसला है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ थे, हैं और रहेंगे। और हमारे दोनों विधायकों के खुले वोट जो है इंडिया गठबंधन के साथ। इतना क्या झुक गए समाजवादी पार्टी के सामने सर? अगर आपको ये अपना नीति नियम सिद्धांत नैतिकता आपको झुकना लगता है तो हम वहां झुक गए हैं। और आज की डेट में अगर आपको क्या नाम दुरंगीपन और अवसरवाद आपको लगता है कि कड़ापन है भाई और रीढ़ की हड्डी है तो ये आपको मुबारक हो। हमारे लिए तो नीति नियम नैतिकता सब कुछ है। खिसिया के क्यों बात कर रहे हम हो? सर, खिसिया आपन के से नहीं बात कर रहे हम लोग हैं। मैं आराम से बात कर रहे हैं। मैं तो ब्रजेश जी खिसिया के नहीं बात कर रहा हूं। मैं तो ब्रजेश जी ये देख रहा हूं कि इस जो लैपटॉप टाइप की कोई चीज है जिसको सर, ले लो, iPad- आप ही ले लो, लो। नहीं कहते हैं आप ही लोग का जो नाम सी- लिखा। सीएमओ से फोन सर, लो। आ रहे हैं ना मैसेज, मैं उनके इसमें चक्कर सर में आप ही का फंसा नाम हूं। लिखा। तो मसले क्या है आज की डेट में? भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए एकदम कहते हैं बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी को ना तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भरोसा, ना उनके काम पर भरोसा, ना प्रभु श्री राम पर भरोसा। इसीलिए कभी वो जयंत जी के चरणों में लौट रहे हैं, कभी वो ओम प्रकाश राजभर जी के चरणों में लौट रहे हैं, बाबा वोट दे दे, बाबा नोट ले सर, ले। अखिलेश यादव आज का मान मनोबल कर लिया आप लोगों ने? अखिलेश यादव जी तो ऑलरेडी मैंने कहा ना यात्रा की थी सर। हाँ, वो एक बात बताता हूं मैं आपसे, एक छोटी सी एक लाइन कह देता हूं आपके लिए। गुस्सा मत वो है। होइए। ना गुस्सा नहीं। एक बहाने की तलाश में होता है सर कोई साथ निभाने वाला भी, जैसे अखिलेश यादव जी निभा रहे हैं और तेजस्वी जी निभा रहे हैं और बाकी हमारे दल के लोग निभा रहे हैं, गठबंधन के लोग निभा, और एक ही बहाने की तलाश में होता है साथ छोड़ के जाने वाला भी। जैसे नीतीश कुमार जी चले गए, आदरणीय जैन जी चले गए, तो बहाना सिर्फ एक होता है। अखिलेश यादव जी नीति नियम नैतिकता के साथ में अपने गठबंधन के साथ में चट्टान की तरीके से मजबूती से खड़े हैं। आगरा में शायद वो ज्वाइन करेंगे और आपके आप सामने कह रहे हैं तो मान लेता हूं सर, आपकी बात क्यों काटूंगा मैं? जी नहीं बिल्कुल पूरी तरीके से। और अंबिका चौधरी जी की मौजूदगी में कह रहे हैं तो मानेंगे भाई आप? अंबिका जी तो आज की डेट में संसदीय लोकतंत्र के उन चंद पुरोधाओं में से बचे हुए विधानसभा में जिनको संसदीय प्रणाली की और विधानसभा की कार्रवाई की संपूर्ण जानकारी है। राइट सर, मैं अरुण राजभर जी को आमंत्रित करता हूं, एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता भी हैं।
आज मैंने एक तस्वीर देखी कि आपकी पार्टी के 5 एमएलए आपके अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मुख्यमंत्री जी से मिले, तो आपने तय कर लिया कि किसे वोट देना है सर? कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा ये हवा बनाया जा रहा था कि हमारे विधायक इधर उधर जा रहे हैं। ये एक तरीके से ये सोच रहे थे कि इस बात को कह करके हम जंग जीत लेंगे। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कल शाम को ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश कर दिया कि देखिए जो हवा बनाए जा रहे हैं, झूठे प्रचार किए जा रहे हैं, वो हकीकत यह है। तो समाजवादी पार्टी एक फिराक में ये थी कि इनको बदनाम करने के लिए हमेशा से कोशिश करते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए इनकी हर रणनीति हम लोग बेनकाब कर देते हैं। आपको ये लोग क्या बदनाम कर रहे थे? आपके लिए क्या अफवाह उड़ा रहे थे? नहीं, अभी मैं देखा चैनलों पर चल रहे थे क्या? कि इनके पांच विधायक में 4 विधायक इधर जा रहे हैं, तो ये 2 इधर जा रहे हैं, तो 3 इधर जा रहे हैं। ये लगातार ये प्रचारित कर रहे थे। लेकिन ये प्रचार करने के बजाय ये अपने विधायकों पर ध्यान देते तो मुझे लगता कि शायद वो सही दिशा में काम कर रहे हैं। भ्रमित लोग हो गए, ये कंफ्यूजन में क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? इनको पता है कि नहीं जीतेंगे। सर, हम लोग यहाँ एक लिस्ट लेके बैठे हैं और सबके नंबर काउंट कर रहे हैं। क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि आप अपने सभी 5 उपलब्ध अभी तक, 6वें तो जेल में है, 5 वोट आप एनडीए को देंगे? 100% हमारे 5 विधायक पूरा एकदम ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने लिख के दे दिया कि हमारे सभी वोट आपके सामने पड़ जाएंगे, जो भी आपके एजेंट बनेंगे हम उनको दिखा करके आप वोट देंगे। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश कोई शर्तें तो लागू नहीं है सर अनिल दुबे की तरह? नहीं, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट हो गया है कि जिन प्रत्याशी को वोट जाना है उन प्रत्याशियों के सामने 26 तारीख को एक रिहर्सल हो जाएगी और 26 तारीख को आपको माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी बड़े नेता जिम्मेदार लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगा कितने विधायक किसके साथ जा रहे हैं, कौन किसके साथ। तो अनिल दुबे को कंफ्यूजन क्यों है? अनिल दुबे क्यों कंफ्यूज है? फिर शर्तें क्यों लागू कर रहे हैं? देखिए किसको क्या कंफ्यूजन है वो उनके विषय है। हमारे विषय ये है कि जो विधायक विकास को पसंद कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता के हित के बारे में सोच रहे हैं, उनकी अंतरात्मा जागी है। और आप देखेंगे कि चुनाव बाद जो आप अभी अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, तो पंचायत चुनाव भी हुआ था तो सेमीफाइनल, उपचुनाव भी हुआ तो सेमीफाइनल। अब सर सेमीफाइनल आप बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं कि हाई प्रोफाइल मुकाबला इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच ये राज्यसभा, आप ही को फाइनल खेलने का बड़ा शौक है सर। कहीं मुकाबला नहीं है, नहीं ये कहीं मुकाबला में नहीं है। ये घुटना टेक करके दिन भरे में 13 बार जाकर के सलाम कर रहे हैं कि बस हम लोग किसी भी तरीके से हमारे साथ रहिए, किसी तरीके से हमारे साथ रहिए। दिन भरे में 2 बार जा रहे हैं नमस्ते करने के लिए। तो क्या है ये डर नहीं है तो क्या है? अच्छा, जब अपनी आपको इतनी खबर है तो ये भी बताओ कि ये बिना क्रॉस वोट के तो आप वाले जीतेंगे नहीं, एनडीए वाले 8वें, फिर कैसे होगा? देखिए अगर मैं आपको सच्चाई क्यों बताऊंगा? क्यों नहीं बताओगे? दोस्त तो मेरे बताओगे, ऐसे विधायक क्यों नहीं बताओगे? नहीं दोस्त तो मेरे बताओ, जो आपको तो अंदर का पता होगा। हुए हैं नहीं बिल्कुल हम बता दे रहे, इसी तो कर रहे हैं हमारे 8वें सारे 8 प्रत्याशी जीतेंगे। अब आप कहेंगे कैसे वोट लाएंगे, कहां से लाएंगे? नहीं पूछूंगा ये सवाल, खुद ही बता दो। पता चल जाएगा, नहीं पूछूंगा, बताओ तो। पता चल जाएगा। नहीं अभी देखिए ये क्या है, गोपनीय चीजें हैं। 26 के बाद जितने आंकड़े कागज लेकर लोग बैठे हैं, सारे कागज जेबा में चले जाएंगे, 8 प्रत्याशी हमारे जीत के चले जाएंगे दिल्ली। कैसे सर क्रॉस करना पड़ेगा सर? अरे देखिए अब हम क्यों बताएं कौन क्रॉस करेगा, कौन करना होगा नहीं करना होगा? हमारा विषय नहीं ना है। हमारा विषय है कि जो सरकार काम कर रही है, जिन लोगों को काम पसंद आ रहे हैं, क्षेत्र की जनता के हित में सोच रहे हैं, उनकी अंतरात्मा काम कर रही है। हम क्यों कराएंगे? ये आपके जो 6वें प्रत्याशी हैं अब्बास अंसारी, इनका क्या होगा? ये तो जेल में बंद है। देखिए उनका गिनती अभी नहीं हो रहा है, जब उनकी गिनती आएगी तो उनके बारे में बताया जाएगा। अभी उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जब जो जेल की सलाखों में है उनकी काउंट नहीं हो रहे हैं, जो वर्तमान में मौजूद सामने खड़े हैं उनके वोट की गिनती हो रही है, तो उनके वोट पर देखिएगा जो हमारे साथ है वो। अरे एक वोट इंपॉर्टेंट है, अगर ले आओ जेल से निकाल के तो बात बन जाएगी। जब बिना बाहर रहने वालों से ही बात बन जा रही है तो अंदर से लाने की जरूरत कहां? निकालना नहीं चाह रहे हो सर आप, मुझे लग रहा है। तो उसके बाद नहीं उनके बारे में जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगे, वो भी देखेंगे। थैंक यू, सामने रहेंगे। आपका शुक्रिया। ऐसा नहीं है जी। समीर सिंह जी, आप मुझे बताओ, आप कुछ कहना भी उस वक्त चाह रहे थे जब अंबिका जी बोल रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब स्थिति आंकड़ों के जरिए तो स्पष्ट है,
अब आपके पास क्या विकल्प नहीं, देखिए दो बातें मैं कहूंगा। एक तो अंबिका जी ने बताया तो, लेकिन उसमें कुछ छुपाया। सीनियर नेता है, छिपाया है सर सब बताओ। सीनियर नेता है, इस नाते मैं फिर एक बात कहूंगा कि 27 का इंतजार करिए। कौन विधायक कैसे वोट डालेगा, कौन विधायक किसको वोट देगा, किसकी बहुमत है किसका नहीं है, रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, इन्होंने सबके सर छिपाया क्या, थोड़ा सामने आ जाएगा। नहीं देखिए, ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, उन्होंने क्या छुपाया और हमें क्या बताना है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा ब्रजेश जी की जो विधायक है वो जनता से चुन के आता है। अंबिका जी बहुत पुराने नेता हैं, ये भी जनता से चुन के आए हैं। जनता में आज किस बात की चर्चा है? जब राहुल गांधी वाराणसी में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को शराबी कहते हैं, ऐश्वर्या राय का अपमान करते हैं, और अखिलेश यादव उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते हैं, तो उनका भी विधायक सोचता होगा कि आखिर नशे में कौन है। अखिलेश यादव को इसका जवाब देना चाहिए। नहीं बोलेंगे सर, हम बिल्कुल अखिलेश यादव को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन जवाब कैसे देंगे? 2017 में गठबंधन हुआ था, दो लड़कों की जोड़ी, 17 में विधानसभा लड़े और कांग्रेस को किसी तरह से 17 सीटें दिए। अभी सुना सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि पूरी ताकत से लड़ेंगे। नहीं, ताकत से पहले भी कांग्रेस लड़ती रही है, हम कहाँ कह रहे हैं कि ताकत से नहीं, और ताकत से लड़ना चाहिए। वो जो नौजवानों को शराबी बता रहे हैं, जिस महिला का अपमान कर रहे हैं, जिस अदाकारा का अपमान कर रहे हैं, तो उनको और ताकत से ऐसे ही लड़ना चाहिए, ऐसे ही अपमान करना चाहिए। राम मंदिर में दर्शन करने, नहीं, राम मंदिर पर दर्शन करने जा रहे हैं। मान गए ये कौन? ये 17 सीट पे मान गए। अरे ये 17 नहीं, 7 पर मान जाएंगे। 17 तो अखिलेश ने ज्यादा दे दिया, 17 तो अखिलेश ने ज्यादा दे दिया। हमें लगता है कि अखिलेश यादव जी ने अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में, मैं शब्दों को दोहराना नहीं चाहता, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा है और अखिलेश जी ने इनके प्रदेश अध्यक्ष को क्या कहा। मैं लोकतंत्र में बहुत सारी भाषाएं ऐसी होती हैं जो न बोल के भी इशारे से समझा जा सकता है। मैं उसको दोहराऊं, बहुत खराब शब्द का इस्तेमाल किया था। लोकतंत्र में ऐसी भाषा का आखिरी राउंड में कोशिश करेंगे आपको फिर से इंटरेक्ट कराएं। नहीं होता है तो ऐसे दल के गठबंधन और ऐसे दल के विधायक भी जानते हैं, ऐसे दल के विधायक भी जानते हैं कि उनका आगे क्या हश्र होने वाला है। बीरेन जी आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, एक लाइन 29 और 34 गठबंधन है, और अभी का क्या स्टेटस है बीरेन जी बताइए। देखिए, आज का जो स्टेटस है उसमें ये साफ है कि जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, तो अगर गठबंधन ना रहता तो 2 विधायक कम हो जाते। गठबंधन होने से समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी को 2 विधायक कांग्रेस के तो मिलने पक्के हो गए। तीसरी खबर यह आई कि पल्लवी पटेल भी मान गई हैं, और वो उनका एतराज सिर्फ इतना है कि वो पीडीए के प्रत्याशी को वोट देंगी, यानी कि रामजी लाल सुमन को वोट देंगी। और ये भी सपा के लिए राहत भरी खबर आई। बीजेपी का 8वां उम्मीदवार लड़ रहा है। अब वो संजय सेठ हैं, बड़े बिल्डर हैं, और पहले सपा में ही थे और सांसद भी थे, उसके बाद भाजपा में चले गए जब सरकार बनी। पहली बार फंसे हैं कि अब की बार नैया पार होगी कि नहीं। अभी तक तो सब उनका रास्ता आसान था, उनको सपा ने भी आसानी से एमपी बना दिया था, बीजेपी ने भी बना दिया था। अब की बार उनको विधायकों का जुगाड़ करना होगा, जो आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास भी एकदम कगार पे है कि अगर 1-2 विधायक का इंतजाम हो जाए तो उनका जीत जाए, लेकिन ये तो काफ़ी दूर खड़े हैं। भाजपा ने जब लड़ाया होगा तो कुछ या तो इंतजाम रहा होगा या सोचा होगा कि आगे इंतजाम कर लेंगे। संजय सेठ बहुत संपत्ति और संपन्न आदमी हैं, थैली साहब पूंजीपति, बहुत सारे लोग हमेशा से इस देश में बैकडोर से संसद में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत बार नहीं कर पाते, गिर भी जाते हैं। संजय सेठ भी लखनऊ के एक बड़े थैली साहब और बिल्डर हैं, उद्योगपति हैं, उनके पास भी कोई कमी नहीं है। लेकिन 2 फैक्टर आ रहे हैं बीरेन जी। एक है राजा भैया जिनके पास 2 वोट हैं, उनके पास दोनों पार्टियां अप्रोच कर चुकी हैं, और एक है उमा शंकर सिंह बीएसपी के, उनका वोट। ये लोगों का क्या तय हुआ ये 3 वोटों का? देखिए, राजा भैया दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से भी बात की है और बीजेपी से भी बात की है। राजा का अपनी एक पार्टी है अलग,
उनको लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना सहयोगी दल घोषित नहीं किया है। पिछले भी चुनाव में राजा ने बीजेपी को वोट दिया था, तो वो अपनी पार्टी के भविष्य के लिए भी अब बीजेपी से शायद कुछ बातचीत कर रहे होंगे और वो लोकसभा की भी एक सीट चाहते हैं शैलेंद्र कुमार जो पूर्व सांसद रहे हैं उनके लिए। तो वो जरूर बीजेपी से कहेंगे कि भाई हर बार फ्री वोट ले लेते हो, अब की बार हमारी पार्टी का भी कुछ मजबूत करो, क्योंकि एमएलसी का चुनाव भी उन्होंने अपने दम पे लड़ा था, वो पूरे लोगों ने देखा। तो बीजेपी जब सबको दे रही है अपने सहयोगियों को, तो राजा को भी एक लोकसभा सीट अगर दे दे तो शायद वो उनके साथ आ जाएं। अब ये बहुत कुछ निर्भर करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि वो राजा को बुलाकर और उनको समझाएं कि भाई पार्टी का साथ दीजिए, तो ये हो सकता है। लेकिन संजय सेठ के भरोसे अगर खाली रहे बीजेपी तो उनके नाम पर तो कोई नहीं आएगा। तमाम बार हुआ ऐसा, लोग पैसा लेके खा गए, वोट दिए नहीं, तो थोड़ा दबाव तो रखना पड़ेगा जी। बसपा की मायावती का प्रत्याशी चाहे जिसको वोट दे दे, वो तो खुला देने के लिए बाध्य भी नहीं है, अकेले है, वो समझ लीजिए निर्दल की तरह है, बंद करके दे, चाहे इधर दे चाहे उधर दे दे, वो उनको तय करना है ना। उनका तो कोई देख भी नहीं सकता, उनका कोई देख ही नहीं सकता अगर लगाएंगी तो ये भी सब चीजें हैं। ब्रजेश जी, ये चुनाव उत्तर प्रदेश में विधायकों की खुशहाली का चुनाव है। हर बार निर्विरोध चुनाव होने से विधायक निराश हो जाते थे। अरे एक्स्ट्रा वालों के लिए खुशहाली, बीजेपी वालों के लिए कौन सी खुशहाली? नहीं, सभी दलों में है। तभी तो नियम शर्तों के साथ दुबे जी आए। नहीं, उन सबके यहाँ सम्मान बढ़ा है, उनकी पूछ हो रही है। हमने कहा वो हमारे वोट ये डिसाइड करेंगे कि किसको देने हैं, ये बीजेपी डिसाइड करेगी, हम अपनी तरफ से क्यों किसी को नहीं। आप जबरदस्ती संतोषजन बुलाए दे रहे हो। अरे हमने ये कहा कि हम बीजेपी को वोट देने की बात करें, क्योंकि आप कई बार बोल चुके हैं, इसलिए मैं आपको जरूरी समझता हूँ कि हमने वोट इसलिए कहा। क्या हो गया, रुक तो जाओ भाई बीरेन जी, इनकी खुशहाली कामना ना करो भाई। देखिए, इनको माइनस करो। 3 विधायक समाजवादी पार्टी के नेता थे, जो सिंबल इनका था और आदमी वो समाजवादी के थे। अब वो तीनों बदल जाएं, 3 साल की सरकार है तो वो बात अलग है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि तकनीकी तौर पर तो आरएलडी के विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की अपने विधायकों के साथ कि हम लोग सब साथ हैं, लेकिन जगदीश नारायण को लोग जानते हैं, वो सपा में थे, और हंसू राम और अब्बास अंसारी, 2-3 नाम 4 नाम, एक महिला भी है आजमगढ़ से, लोग हैं, पहले दूसरे दल में थे लेकिन जीते हैं, अभी वो इंटैक्ट दिख रहे हैं। लेकिन राजभर पिछले 10 महीने से मंत्री नहीं बनाए गए, तो अब उनको बुलाकर भाई बात की गई कि भाई आप फोटो खिंचाइए कि लोग मैसेज जाए कि सब साथ में हैं। तो अब साथ में है तो कितने दिन खाली हाथ साथ में रहे, नारा खाली हाथ से ताली बजती रहे। चुनाव है, या तो बीजेपी के प्योर उम्मीदवार को आवंटित हो जाए कि आप उनको वोट दीजिए, तो उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हो सकता है संजय सेठ के मामले में भाई भाजपा की भी अपनी जो है कुछ इच्छाएं हों। आज नहीं, खुशहाली कोई नहीं चाहता, राजभर हो गया। आज देखिए कह ही रहे हैं, लेकिन 7 विधायक तब भी हर हाल में जुगाड़ करना है, चाहे सब विपक्ष का वोट मिल जाए। अगर कांग्रेस और सपा को छोड़ दीजिए सारे विधायक के बाद, तो बिना विधायक तोड़े खरीदे फरोख्त किए ये चुनाव तो संभव नहीं है जीत पाना बीजेपी के लिए। तो ये तो देखिए कुछ ना कुछ खेल होगा, अब ये कब तक होगा, कैसे होगा, ये 27 तारीख को पता लगेगा। करें, आज थोड़ा सा वक्त का अभाव है जी। ब्रजेश जी, अगर संजय सेठ हार गए तो इससे विपक्ष का मनोबल बढ़ जाएगा और इसके एक बड़ी ताकत मिलेगी। अब ये इन लोगों को देखना है कि संजय सेठ को कैसे जिताती है बीजेपी, और कितने लोगों को वो सपा से बगावत करा सकती है, कितने लोगों की वोट खींच सकती है। और सपा भी कोई चुप मार के नहीं बैठी है, वो भी करेगी भाई हमारे यहाँ थे, अब कुछ मौका आया है तो फर्ज निभाओ, अपनी निष्ठा साबित करो। बहरहाल नदीम फारूक का एक शेर है कि हमें भी ये देखना है कि रहेगी लहजे में धार कब तक,
और तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से जी परिंदे होंगे शिकार कब तक। और इलाही मेरी ये तंगदस्ती भी अब घबरा के ये पूछती है कि हिसाबे 2, 3, 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक, और जो सांसें सीने में आ रही हैं कज़ा का पैगाम ला रही हैं, और पिएंगे हम भी ये अश्क कब तक, और पियोगे तुम भी सिगार कब तक। इतना कठिन शेर आपने सुना दिया कि सुरेंद्र राजपूत बेहोशी में हैं कि वो आपको जवाब क्या दें। खैर, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ग्राउंड जीरो से पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस उपलब्ध कराने के लिए। अंबिका चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। समीर सिंह जी का आरोप है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि आपने तमाम फैक्ट छिपा लिए। आपने क्या छिपाया सर? मैंने कोई बात छिपाई नहीं है, और जो उनको छिपा हुआ दिख रहा है वो सिर्फ ऐसा है जो वो नहीं है, इसलिए उनको छुपा हुआ दिख रहा है। मैं तो पूरा रिकॉर्ड इसलिए लेकर के आया और आपके सामने कैमरे पर। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ प्रसंगवश, ये उत्तर प्रदेश है इसलिए ध्यान रखना चाहिए। राज्यसभा के चुनाव में एक बार बिरला जी यहाँ आए थे, राजनाथ जी ने उनको हरा दिया था। राज्यसभा के चुनाव में देश के सबसे बड़े शस्त्रों के सौदागर नंदा आए थे, रोते हुए वापस गए थे। और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में ब्रजेश जी एक बार दिल्ली के सबसे बड़े डेरा वाले आए थे, सबसे बड़े डेरा वाले आए थे, मूंछों वाले, हार करके चले गए थे। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की अपनी एक गरिमा है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की एक गरिमा है, और वो किसी भी हालत में अपनी इस प्रतिष्ठा को नीचे नहीं जाने देंगे कि वो खरीद बिक्री में और फलाने के तोड़ने और बेचने और खरीदने में वो इतने हल्के हो गए कि वो कहीं बिक के चले गए। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथियों के बारे में बड़े आश्वस्त भाव से ये कह सकता हूं कि जिनको कोई लालच था, जिनको कहीं राजपाट का कोई भय था, जिनके यहाँ कोई थोड़ी भी कच्चापन कमजोरी थी, वो सारे लोग नहीं है आज, कभी थे, चुनाव के बाद कभी आगे पीछे थे। मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा, वो सारा कच्चापन खत्म है। अब जितना है उतना 100% है, 24 कैरेट है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है और कोई दाल गलने वाली नहीं है। मैं यूपी की परंपराओं को बताना इसलिए उल्लेख किया मैंने, ये ध्यान रखने की बात है। कैसे कैसे कौन गया, मैं और नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं इसमें लंबा नहीं करूंगा, इशारा कर रहा था खाली। ये खरीद फरोख्त की मंशा रखने वाले लोग कुछ और करें। एक बात कह सकता हूं आपसे, अगर ये गोपनीय मतदान होता तो शायद ये चल जाता, शायद ये चल जाता। आपका कहने का मतलब कोई विधायक रिस्क नहीं लेगा? नहीं, कोई विधायक रिस्क लेने का क्या सवाल है? किसी विधायक को विधायक तो रिस्क लेकर के आज की तारीख में इस गठबंधन के साथ है कि उनके साथ कौन सा अत्याचार हो, कितना उत्पीड़न हो, कितने फर्जी मुकदमे हो, कितना तबाह किया जाए, आप कौन सा रिस्क? बड़ा मुंडी हिला रहे हो राजपूत जी, इससे बड़ा शूट कर गई बात तो आप तुरंत। ये तो देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बता, जो रिस्क से डरने वाले लोग थे वो और थे, अब तो ये सारे रिस्क लिए हुए लोग हैं। कौन सा सुरेंद्र जी आप बोलो क्या कहना चाहते थे? दो बातें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ, विषयांतर कर रहे थे। लास्ट में टाइम दूंगा, आप पूरा बोल लेना। समीर सिंह जी विषयांतर कर रहे थे, कभी राहुल जी, कभी नशा, कभी ये वो। अब नशे में अगर लोगों को देखेंगे तो लोगों को चेतावनी भी देनी पड़ेगी। और अखिलेश जी के बड़े ये क्या नाम अभी खैर ख्वाह बन रहे थे, कहते हैं ना कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। एक बात और मैं बता देता हूं आपको, लंबी नहीं कहूंगा। एक निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी के शायद 6 विधायक हैं। कितने हैं समीर सिंह जी? आप ही बताओ। हाँ, 6 विधायक हैं निषाद पार्टी। उनसे क्या कबूलवा रहे हो? और अपना बताओ। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, इशारा कर रहा हूं, आप अभी वहां से भी व्हिप जारी होगी या नहीं होगी, इस चीज को भी अभी देख लीजिएगा। अभी आपको इतना खुला कह रहे हो, इसका मतलब कि व्हिप जारी हो जाएगा? नहीं, मैं आपसे अगर कोई स्पष्ट कह रहा हूं, टीवी में थोड़ी मैं बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं, तो मजा ले रहे हो। अभी सारी चीजें देख लीजिए। यहाँ पर हमारे गठबंधन में न कोई खिड़की है, न कोई दरवाजा है, न कोई क्रैक है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का भानुमति का कुनबा है। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी सर 5 सीटें मांग ली लोकसभा की इनसे। 3 आपको बहुत पता है राजभर क्या है? हाँ नहीं, ऑफिशियल बयान है, तो डेट बताओ ना। ऑफिशियल बयान है, कहा 3 उत्तर प्रदेश में दे दो, 2 बिहार में दे दो। आप ये देखो कि किस तरीके से सौदेबाजी कर रहे हैं। 5 सीटें लोकसभा की। सर 17 पे मान गए हो ना? 17 पे मान गए हो? हम तो सर 17 पे हमारे लिए, हम तो 80 की 80 सीटों पर लड़ रहे हैं। ठीक, अनिल दुबे जी
हाँ आप बताइए क्या आप उस वक्त गुस्सा हो रहे थे? नहीं ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे, आप ही तो कह रहे थे 8वां का नाम बताएंगे हमें वो। मैं आपको जो कह रहा था मैं उसको फिर से स्पष्ट कर दूं कि हमने एनडीए में जाने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हम नहीं तय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये तय करके बताएगी कि आपको किसको वोट देना है। उन 8 प्रत्याशियों में जिसको वो हमसे कहेंगे हम उसको 9 के 9 वोट दे देंगे। मैं ये कह रहा था, बार बार आप जो है हमको सौदेबाजी के लिए कह रहे थे। हम किसान एक बार भी सौदेबाजी नहीं कहा। हम ये कहा मैंने, बोला क्या? सौदेबाजी की राजनीति नहीं जानते। लोग हैं, किसान मर गए हैं और आप उनके साथ बैठे हुए नहीं, किसान मर गए हैं, आप कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं। अभी आप शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। सुन तो लो कितने बड़े किसान के हमदर्द हो। चौधरी चरण सिंह के सम्मान पर कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाई। चौधरी साहब के सम्मान पर राज्यसभा में चौधरी जैन सिंह को बोलने नहीं दिया। ये जो चौधरी साहब का सम्मान नहीं कर पाया, ये सारी बातें करके अपने कुकृत्य मत छुपाइए। कांग्रेस को किसानों की किसान सड़क पर बैठा है, चौधरी साहब का सम्मान नहीं, और किसान सड़क पर बैठा है। 2 दिन के लिए आपको शर्म नहीं आ रही? हमारी पार्टी के ऐसी बात है। संपर्क में एक बयान हम नहीं। लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। आज हमें किसानों की बात एक बयान नहीं। सर एक सेकंड। अच्छा सीपी पांडे जी को लाया जाए, हम थोड़ा संसदीय जान रहे। थैंक यू सर। किसानों की बात मत कीजिए। आपके मुंह से किसानों की बात नहीं। आप चौधरी साहब का सम्मान नहीं कर पाए। आपने राज्यसभा में चौधरी जैन सिंह को कह दिया कि आप उस तरफ चले जाइए। आपको आपके मुंह से ये बात हो गया, क्या हो गया? प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जब चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई विधानसभा में, विधानसभा में जो प्रतिमा लगाई गई थी, तो सुनिए, मुलायम सिंह ने चौधरी साहब के पीठ में छुरा। मैं आपके डिबेट में आया हूं ब्रजेश जी, ये सोच से नहीं आया हूं। मैं जरा सीपी पांडे साहब में बात करूं। सर आप दोनों रुक जाओ, मैं आपसे निवेदन चौधरी साहब को पार्टी सीपी पांडे साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। पांडे जी, क्या चंडीगढ़ के फैसले के पश्चात मुलायम सिंह ने पार्टी को अब संसदीय मामलों में देख ज्यादा बढ़ेगी? सर धन्यवाद सर। सर रुक जाओ सर, प्लीज रुक जाओ। मैं निवेदन करता हूँ, रुको सर। बुलाओ पांडे जी बुलाओ, पांडे जी बुलाओ स्क्रीन पे। धन्यवाद सर, सर धन्यवाद। तो चौधरी साहब के पांडे जी को लाओ, धन्यवाद। रुक जाओ, अरे पांडे जी को लाओ भाई स्क्रीन पे। दूसरा और राम गोविंद जी धन्यवाद। आप अभी सुचिता की बात कर रहे थे, को नहीं जानता वो इतिहास क्या जाने। ओके पांडे जी बोलिए सर। रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, आगे बढ़ाओ। पांडे जी बोलिए, क्या चंडीगढ़ के चुनाव के पश्चात अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, धन्यवाद सर, मैं दे दूंगा। 1 सेकंड रुक जाओ आप। हाँ सर, सीपी पांडे जी बताओ आप। सर आप, हाँ पांडे जी को बोल रहे हैं सर। 1 सेकंड पांडे जी, सर राहुल गांधी को क्यों नहीं जवाब? सर 1 सेकंड रुक जाओ, पांडे जी को लेता हूँ स्क्रीन पे। पांडे जी, चंडीगढ़ के फैसले के पश्चात क्या अब नजर ज्यादा लगेगी? धन्यवाद, बोलो सर। धन्यवाद सर। अरे रुक जाओ, हाँ पांडे जी बोलो आप। पांडे जी बोलिए, पांडे जी, अरे बोलो सर पांडे जी। नहीं सवाल तो पूछिए सर। सवाल ये है कि चंडीगढ़ वाले मसले पर सुप्रीम कोर्ट का जब से डिसीजन आया है, अब थोड़ा डर बैठेगा कुछ गलत करने में किसी को? देखिए ये तो मैंने सवाल सबसे बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है, और इस मामले में अगर राज्यसभा के मामले में यहाँ भी अगर कुछ तरह से गड़बड़ियाँ होगी तो ये तो रास्ता खुल गया ना कि अब सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी यहाँ राज्यसभा के वो क्रॉस वोटिंग होती है, वो कोई प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है, तो ये तो अब सबके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया और इसको देखेगी लोग। और ये निश्चित जान लीजिए कि ये जो चुनाव होने जा रहा है राज्यसभा का, बिना क्रॉस वोटिंग हुए तो एक कैंडिडेट जीतेगा नहीं। बिल्कुल ठीक, क्रॉस वोटिंग कराने में कौन सक्षम होता है, किसके पास पावर है, किसके पास पैसा है, वही सफल होगा। तो जिसके पावर है, पैसा है, वो सफल हो जाएगा। तो अब उसके बाद अपना जिसको जाना हो अपना आगे करेगा। लेकिन ये मानना कि यहाँ नैतिकता चलेगी, ईमानदारी चलेगी और ये सारे लोग, ये बहुत पुरानी जमाने की बात है। अगर सशक्त ढंग से पैसा खर्च करेंगे लोग तो हो जाएगा। वही लोग नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन पार्टी का नाम नैतिक। जो सबसे ज्यादा अनैतिक है वो समाजवादी भाई। पार्टी। अरुण राजभर जी को स्क्रीन पे लाया जाए। अरुण, ये सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे कि आप लोग का कुछ मसला बिगड़ा हुआ है। बोलो अरुण। कांग्रेस और सपा का गठबंधन। अरुण बोलो, अरुण बोलो। वो अपने कमरे में झांके हैं। कौन? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास, यही कांग्रेस के नेता
अरे ये भाई हमारे पास यहाँ नहीं सर, पर- ना सर, गलत कर रहे हो आप। अरे सर, नहीं, बोलने दो आप, है उनको कि बोलने इनको दो, ऐसा चिरकुट मत। बना दिया गया था, इनका अस्तित्व मिटा दिया गया था, जिसको चिरकुट बना दिया गया उस चिरकुट के सामने ये नहीं, खड़े ऐसे हो गए। शब्दों का इस्तेमाल इसका मत मतलब करो, ये प्लीज। ना ना, रुक जाओ सर, रुक जाओ, बोलने दो। एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, एक सेकंड रुक जाओ सर, सर बोलने ये दो, तो सपा और कांग्रेस के लोग सर बोलने दो, सर बोलो, बोलो सर, कोई अरुण राजभर बोलो, बोलो सर, बोलो सर। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे नहीं, ऐसे मत बोलो, गलत बात, गाली नहीं मत दो सर, नहीं नहीं, गाली नहीं मत दो सर किसी को ना। हाँ अरुण, अरुण को बोलने दो, अरुण को, अरुण को बोलने दो, अरुण की बात। हाँ अरुण, अरुण सर एक सेकंड रुक जाओ सर, एक सेकंड, जानते क्या है, दर्शकों में थोड़ा गलत संदेश जा रहा है, माँ बहन की बोलो योगी सर, जी को उसकी और बारी मोदी जी आप ही को का देने वाला आदमी चिरकुट। है। रुक जाओ सर, बीच में मत ये बोलो। क्या है? बोलो सर, बोलो माँ बहन की गाली योगी जी सर, को आप दी। आप जब सलीम सिंह का नेता है, सर, आप एक पिछले समाज के नेता को बोलने नहीं दे रहे। कांग्रेस के नेता आपने तो भारत धोखा को देते हैं। सर, एक सेकंड। ये झूठे लोग हैं। बोलो अरुण, बोलो अरुण, देने वाले बोलो लोग हैं, सर, ये एक सेकंड रुक जो कि है, जाओ, गाली एक के सेकंड रुक अलावा। जाओ, बस एक सेकंड, अरुण कंप्लीट करो, 10 देखिए सेकंड। कांग्रेस पर हमें कोई चर्चा नहीं करना है, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, ये बात उनके सहयोगी दल बता चुके हैं। कांग्रेस कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस का संगठन नहीं है, लेकिन ये चिरकुट बनकर के उनके सामने हाथ जोड़ के जरूर रहेंगे। वो जान रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत आशीर्वाद मिले सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट खत्म सर, समय समाप्त हो चुका है, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए और सबके ज्ञान वृद्धि के लिए। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।